हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो चैप्टर अपना चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। और अपन देखेंगे कल जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन अटेंड करवाए थे, और इसमें अपन पढ़ रहे थे एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, है ना, बाह्य विभाजन और अंत विभाजन। फॉर्मूले बताए थे मैंने, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला जो x का अपने पास था वो था, क्या था, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। और y का था y2 m1 y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले थे ही कॉमन। और एक फॉर्मूला लिखा थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज अपॉन 2, है ना। ये जो होते हैं, जो एक जो अगर बोलेगा कि लाइन पर्टिकुलर एक 1:2 में डिवाइड होती है ना, मतलब 1:2 के रेशियो में जब कोई लाइन डिवाइड होती है ना, मतलब बराबर डिवीज़न में डिवाइड होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन सेंट्रल पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दे रखे, मतलब मध्य बिंदु को कोऑर्डिनेट दे रखे, तो अपन उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, है ना, y के कोऑर्डिनेट के लिए और x के कोऑर्डिनेट के लिए। बाकी जो अपना है ये फॉर्मूले चलेंगे ना, x इक्वल टू x2 m1 प्लस m, या फिर m1 x2 करो या फिर कुछ भी लिखो, है ना, कोई इशू नहीं है वो यहाँ पे। ठीक है, वो अपन m1 प्लस m2 y की जगह क्या हो जाएगा, y लग जाएगा यहाँ पे बस। ठीक है, बाकी वो का वही रहेगा। ठीक है, चलो इसके आगे अपन आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2, फिर अपन जो अपना प्रॉपर चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टली लिखता हूँ, है ना। ठीक है, तो उसको क्या, तुमको लाइन टू लाइन बुक में अगर देखोगे तो पता चलेगा क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, उसका रेशियो दे रखा है, और x और y के कोऑर्डिनेट निकालो, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है क्वेश्चन देने की। देखो, एक तो क्वेश्चन में x1 x2 होता है ना, y1 y2 होता है, और m1 m2। ठीक है, और क्या होता है, x और y। ठीक है, 4 कंडीशन होती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन में ये 3 चीज़ देगा, एक ये नहीं देगा, है ना, या फिर ये तीनों देगा, ये नहीं देगा, या फिर ये तीनों देगा, ये नहीं देगा, या फिर ये नहीं देगा, है ना। मतलब जो चीज़ अगर ये नहीं दे रखी है तो ये तीनों दे रखी होगी, है ना। y1 y2 दे रखा होगा, m1 m2 दे रखा होगा, x और y दे रखा होगा, है ना। और ये नहीं दे रखी है तो इसको छोड़ के बाकी 3 दे रखी होगी, और ये नहीं दे रखी है तो इसको छोड़ के ये 3, और ये नहीं दे रखी है, ये नहीं दे रखी होती है तो अपन वैसे करते ही है ना, ये तीनों चीज़ दे रखी होती है तो अपन सीधा x और y का निकालते हैं, पता है अपन को। ठीक है, तो कुछ 4 कंडीशन बनती है क्वेश्चन सोल्व करने की, है ना। तो वो कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एक बार हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, एक बार हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, है ना। इंग्लिश वाले तो देखो, इन विच द रेशियो पॉइंट -2 3 डिवाइडेड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3 5 एंड 4 -9। तो हिंदी में 2 बिंदु दे रखे हैं ना, 3 और 5 और 4 -9 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, 2 पॉइंट है इसके, ए और बी। ठीक है, 2 ए और बी के पॉइंट दे रखे दोनों, है ना। क्या दे रखे हैं, -3 5 और 4 -2। तो एक पॉइंट और दे रखा है पी, है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2 3। तो वो पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, उस पूरी लाइन को ये जो पॉइंट है वो कौन से कितने रेशियो में डिवाइडेड करेगा। तो अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इट मीन्स क्या दे रखा है, देखो x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, देन ये क्या दे रखा है, x और y दे रखा है, राइट। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो रेशियो निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है, m1 m2 निकालना है। भाई अगर यहाँ पर रेशियो दे रखा हो तो मान लो 2 3 दे रखा होता है ना, 2:3 दे रखा होता, तो अपने को ये निकालना होता। समझ आ रही बात। तो नहीं दे रखा है, सवाल ने क्या दे रखा है, जो क्लियर कर रखा है, बिंदु -3 5 4 -9 को मिलाने वाला रेखा है ना, बिंदु 3 5 -4 -9 को मिलाने वाला
मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु है ना, मतलब इस पूरी लाइन को जो ये बिंदु है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं है ना, 2 - 3, ये बिंदु इस पूरी लाइन को कौन से कितने रेशियो में डिवाइडेड कर रहा है, वो अपने को क्या करना है, निकालना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। देखो अपने को क्या गिवन होता है, x1 y1 x2 y2। अभी इसमें क्या दे रखा है, x और y दे रखा है, m1 और m2 क्या करना है, निकालना है ना। x1 कितना है, -3 5 4 -9, x कितना है 2 3, ठीक है, यही दे रखा है बराबर, -3 5 4 -9, -3 5 4 -9 -2 3, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x = है ना, x का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, ठीक है। देखो अगर अपन जो रेशियो है उसको अगर अपन मान ले, इस रेशियो को लैम्बडा और इस रेशियो को 1 मान लें, ठीक है, मतलब लेट लैम्बडा = 1 है ना। देखो ये क्यों माना अपन ने इसको, इसलिए मेंशन किया एक बार, क्योंकि अगर एक वेरिएबल इधर रहेगा तो अपन उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं ना। m1 m2 क्या है, इसको मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको फाइंड करना है, इसलिए अपन ने इसको ये माना। कुछ भी मान सकते हैं ना, k/1 मान सकते हैं, कुछ भी माना हो, लेकिन एक इसमें वेरिएबल होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो अब देखो x कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, ये x और y की होगा हमेशा। देखो जो भी अगर पॉइंट, अगर बोल रही है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बीच का जो पॉइंट है वो लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो x और y की कोऑर्डिनेट है, सीधा सा दिमाग बैठना है। तो x कितना दे रखा है, -2 = m1 कितना है, लैम्बडा है ना, और x2 कितना है अपने पास 4 प्लस m2 कितना है 1 और x1 -3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। तो देखो क्या हो जाएगा, -2 = 4 लैम्बडा -3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है ना, इसका इससे और इसका यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा -3 = -2 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा -2 लैम्बडा -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा, ये इधर आएगा क्या, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ तो 3 ही रहेगा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, है ना, सेम एक साइड कर दो, इधर 4 लैम्बडा है ना, इधर से माइनस का 2 लैम्बडा आएगा, किसको आ जाएगा प्लस का 2 लैम्बडा = माइनस का 2 जाएगा उधर, माइनस का 2 इधर, प्लस का इधर, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा 6 लैम्बडा, और इधर माइनस का 2 प्लस का 3 है, कितना आएगा 1। तो अपने पास क्या आया, लैम्बडा = कितना आया 1/6। तो अपन अपना जो रेशियो है वो कितना आया, मतलब m1 m2 कितना आया, मतलब ऐसा नील को तो भी चलेगा है ना। अपने को रेशियो निकालना था, मतलब ये जो लाइन है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:6, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ क्या है
कि ये जो रेशियो है वो एक ही फॉर्मूले से अपने को फाइंड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे अगर वाई का लगा के रखो तो भी अपन को m1 m2 तो निकल नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो अपने x का रखो भाई, देखो अपन x और y के दोनों भी निकालते हैं ना, तो उसमें m1 m2 सेम रहते हैं, पता है ना। m1 m2 इसमें भी वही रहेगा और इसमें भी वही रहेगा, तो इसलिए वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि x का निकाला तो y का भी अपने को निकालना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में एक बार, x का अपन ने निकल लिया, रेशियो तो सेम ही रहता है, ठीक है, इसलिए उसको y के फॉर्मूले से सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो मेरा कहने का मतलब अपन को हम क्वेश्चन जो होता है वो उसमें 4 चीज़ टोटल होती है, तो वो 4 चीज़ें 1 2 3 और ये रेशियो 4, तो 4 में से 3 चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ अपने को निकालनी होगी, तो एक चीज़ उसमें अपन क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, कोई टफ वाली बात, कोई टफ बात नहीं। उसके लिए अपने को जो अपनी जनरल इक्वेशन है वो आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। देखो क्वेश्चन जब तक सेल्फ अटेंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा, आ रहा हो, ये बहुत ईजी है, लेकिन खुद प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, if point P -1 2 divided the line joining the point A 2 5 and B is the ratio 3:2 internally, then find coordinate of B, ठीक है। मतलब सुनो हिंदी में क्या है, यदि बिंदु A 2 5 और B को मिलाने वाला रेखाखंड को P -1 2 3:4 के अनुपात अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, इफ पॉइंट ऑफ P, इफ पॉइंट ऑफ P, ये पॉइंट ऑफ P की मतलब देखो क्या कह रहा है, A के कितने दे रखे हैं, ये और ये B, A के कितने दे रखे हैं 2 और 5, ठीक है। और कहाँ गया B के, नहीं रखे 3:4, अनुपात कितना दे रखा है 3:4, तो B के अपने को कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। B किस फॉर्म में होता है x to y, तो अपने को क्या निकालना है x to y निकालना। बाकी देखो तीनों चीज़ दे रखी है, A दे रखा है, P दे रखा है और रेशियो दे रखा है, तो B आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ईजी है बिल्कुल। देखो क्या क्या दे रखा है, x1 y1 m1 m2 x y, और अपने को करना क्या, फाइंड x2 और ठीक है। तो x1 कितना दे रखा है 2 y1 5 m1 3 ये 4, ठीक है। x कितना है -1 और ये 2, ये अपने को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला अपना क्या होगा, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m2, ठीक है। x कितना दे रखा है -1 इज इक्वल टू -1 ही x, ठीक है। m1 कितना है 3 × x2, तो अपने को फाइंड करना है, प्लस x1 कितना है 2 × m1 m2 4, तो 3 + 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 थोड़ी आ रहा है, ठीक है बराबर, ठीक है। देखो इधर इसको सोल्व कर देते पहले, है ना, कितना हो जाएगा 3x2 + 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा -7 इज इक्वल टू 3x2 + 8, ठीक है। इस 7 को इधर ट्रांसफर करो, इस x2 को ना, इसको इधर रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा -7 - 8 इज इक्वल टू 3x2, ये कितना हो जाएगा 3x2 इज इक्वल टू
15 x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। देखो -5 आ रहा है अपना आंसर, आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं किया अपन ने। एक बार मैं वो पूरा बता दो, फिर आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ। अब x2 क्या, अपने को क्या निकालना है, y2 निकालना है। तो y2 क्या होगा, देखो वही फॉर्मूला, क्या हो जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। y2 कितना दे y2 थोड़ी y, ठीक है, y कितना दे रखा है 2 इज इक्वल टू y2 कितना है ही नहीं, m1 कितना दे रखा है 3 इंटू y2 प्लस 4 इंटू y1 कितना है 5 अपॉन 4 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा 3y2 प्लस 20 अपॉन 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। 3y2 प्लस 20, देखो 14 20 इज इक्वल टू 3y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 20 कितना होगा माइनस के 6। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 अपॉन 2। तो y2 इज इक्वल टू -3। तो x2 और y2 देखो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। यहाँ लिख देंगे अपन कितना है -5 -3। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 के है ना, अपने को ये निकालना था। -3 आ रहा है, सॉरी 2 है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने दे रखा था ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या 2 5 और जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या -1 2 और उसका रेशियो कितना दे रखा 3:2 और अपने को क्या करना था बी फाइंड करना था। सारी चीज़ अपने को गिवन दैट है। देखो ये चीज़ अगर तुम लिख दोगे तो इससे बहुत बेनिफिट रहता है ना, सीधा पता चल जाता क्या चीज़ दे रखी क्या है। तो अपने को x2 y2 निकालना था है ना। तो फॉर्मूला में क्या दे रखा नहीं दे रखा था x2 नहीं दे रखा था और x1 नहीं दे रखा, बाकी सारी चीज़ें दे रखी थी। कुछ नहीं किया, जो नहीं दे रखा था उसको एज इट इज रहने दिया, जो दे रखा था उसको नहीं x1 दे रखा था x2 नहीं दे रखा था और इधर y2 नहीं दे रखा, बाकी सारी चीज़ें दे रखी थी। कुछ नहीं किया है ना, सब उसको बिल्कुल नॉर्मल जनरल इक्वेशन है किया और लास्ट में आंसर फाइंड किया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना। इसमें भी अपन ने ऐसे किया। देखो आगे के अब जो सवाल हैं, जो चैप्टर है ना 9.2 उसके पहले के 3-4 सवाल मेरे हिसाब से बहुत ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, जितने आपसे होते हैं उतने आपको करने हैं, नहीं होंगे वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, है ना। और मज़ा नहीं आएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम हमारा सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस रीड कर रहे थे। ऑन वायलेंस में हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक छोड़ा था वो टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से थोड़ा सा समझाना रह गया था। मैं इन लाइंस को फिर से पढ़ लेती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। एंड द पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम or he may become a businessman with house and cars, but if he has no love, no affection, no kindliness, no consideration, as he is real worse than an animal because he contributes to the world that is destructive.
अब यहाँ पर राइटर लास्ट में ये कह रहे हैं कि आप चाहे बहुत बड़े आदमी बन जाएं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आपके नाम के आगे बहुत सारी डिग्रीज लग जाएं, लेकिन ये सब कुछ वेस्ट है। वेस्ट क्यों है? कि आपका कोई साथी नहीं है, आपके पास लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, दया नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, आप ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं कि आप अपना नाम बचाने के लिए लाइफ जी रहे हैं, तो ये सारी जो है लाइफ, ये आपकी लाइफ रॉस है, यानी कि बेकार है। आप एक जानवर वाली जिंदगी जी रहे हैं। लिखा है ना, देन एन एनिमल बिकॉज रियली रॉस देन एन एनिमल, यानी कि एक एनिमल जितनी रॉस जो है वो आपकी लाइफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स द वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, और आप उस वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं जो आपको विनाश की तरफ ले जा रहा है। यानी कि लाइफ में अगर आप इमेजिन करो, आपकी लाइफ में अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है, राइट, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके कलीग्स नहीं हैं, आपके क्लासमेट्स नहीं है, जैसे अभी आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? कोरोना लाइफ कैसी लाइफ है? आपको स्कूल नहीं आने मिल रहा है, आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, आप खुल के किसी से नहीं, कितना बंदा सा लाइफ आप इन लगभग लास्ट 6 मंथ से हम सभी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो काफ़ी बंद सी गई है। हम वो नहीं करना चाह रहे हैं जो हमें करना है, जो हमारा रूटीन है। हम एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत सारी डिग्रीज और बिजनेसमैन हैं, बहुत आपके अचीवमेंट्स है, लेकिन वो सब बेकार है अगर आपकी लाइफ में लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस, कंसिडरेशन ये सब कुछ ही नहीं है। तब आपकी ज़िंदगी कैसी है? एनिमल्स वाली। एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स को कोई घर थोड़ी होता है, उनके वो इधर उधर घूमते फिरते, जहाँ कुछ खाने को मिल लिया खा लिया, और जहाँ पे उनको रात को चलते चलते गए, थक गए, और जहाँ उनको सोना है, रेस्ट करना है, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए। तो इस तरह की एक लाइफ हो जाती है जो हमें विनाश की तरफ ले जाती है। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। आप बहुत छोटे हैं, आगे क्या कहा था कि आप बहुत छोटे हैं, जब आप इन सब चीज़ों को फेस करेंगे तब आप इन सब चीज़ों को रियलाइज कर सकेंगे। अभी आपको ये सारी किताबी बातें लग रही होगी। अब यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं? सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। आप बहुत छोटे हो, भले ही आप छोटे हो, लेकिन इन सब चीज़ों को जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को आपको फेस करना है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे। आप भी किसी के कॉम्पिटिटिव बनोगे तो आप भी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव बनते हो या एक खराब कॉम्पिटिटिव बनते हो। You have to expose to all these things so that your mind begins to think। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है, आपके मन पे रखनी है, ताकि आप आगे जाके इसके बारे में इन सब अगर गलत चीज़ें हैं तो उनको ख़त्म करने के बारे में, और अच्छी चीज़ें हैं तो उनको आगे बढ़ावा देने के बारे में सोचने की शक्ति रख सको। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बाकी दुनिया का आम हिस्सा हो जाते हो, यानी कि आप खास नहीं बनते हो, आप एक आम इंसान बन जाते हो। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी, विदाउट जेनरसिटी, लाइफ बिकेम अ टेरिबल बिजनेस। और बिना इन सब चीज़ों के, बिना दोस्ती के, बिना प्यार के, बिना अफेक्शन के, बिना दया के, चैरिटी के, जो लाइफ है वो काफ़ी टेरिबल होती है, बहुत ख़राब होती है। आप सोचो ना कि आपके घर में से मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ये सारा आपकी लाइफ से फैक्टर्स हट जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आपके पास कोई पर्सन होगा जिससे आप बोल सकेंगे, जिसके साथ आप हंस सकेंगे, जिससे आप कुछ शेयर कर सकेंगे, जिनको आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकेंगे? तो ऐसे लाइफ, ये यहाँ पे राइटर यही कहना चाह रहा है कि ये सब कुछ जितने भी फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये सारे आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे। That is why one has to look into all these problems of violence। और इसीलिए आपको इस वायलेंस वाली प्रॉब्लम को फेस करना होगा, यानी कि इसको मिटाना होगा। Not to understand violence is to be really ignorant।
सही मायनों में देखा जाए तो वायलेंस को समझना या नहीं जानना ये अज्ञानता, इग्नोरेंट क्या होता है, अज्ञानता, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस और विदाउट कल्चर, ये बिना समझदारी के या बिना कल्चर वाली ज़िंदगी को जीना है। वायलेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे और इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड merely to crave out a little hole for one's self and remain it that little hole, fighting for everybody is not a life। बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको ध्यान से पढ़े। लाइफ इज समथिंग टू इनॉर्मस एंड merely to care out a little hole for oneself, यानी कि बहुत मेहनत लगती है एक सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी एक इज्जत बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और आप उस मेहनत, उस जगह को एंड रिमेन इट दैट लिटिल होल, और उस छोटी सी कामयाबी या छोटी सी अचीवमेंट को बनाए रखने के लिए फाइटिंग विथ एवरीबडी, आप उस अचीवमेंट को जैसे आपको कोई बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, आप बहुत पढ़ लिख गए और आपको कह सकते बहुत अच्छी जॉब मिली या बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, अब आप बहुत अच्छे नामी व्यक्ति बन गए हैं हमारी कंट्री के। अब उस पोस्ट पर बने रहने के लिए, उस पोस्ट पर, उस अचीवमेंट को जो आपने अचीव किया है उस पर बने रहने के लिए अगर आप दूसरे लोगों से झगड़ते हैं या दूसरे लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, दूसरे लोगों को पिछाड़ देते हैं या उनको पीछे धकेल देते हैं, तो वो लाइफ नहीं है। यानी कि आप सही टर्म्स और सही रूल्स और रेगुलेशन के साथ कुछ अचीव करते हैं तो वो सही है, लेकिन आप उसको अचीव करते हैं और अचीवमेंट अपनी बनाए रखने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अचीवमेंट गलत है, तो वो किसी काम की नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब आपको ये सब चीज़ें पता चल गई है कि लाइफ आगे कैसी हार्ड होने वाली है। अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society। अभी आपके हाथ में है कि जो सोसाइटी अब तक चली आ रही है ना, जो उनका शेड्यूल चला आ रहा है, जिस तरह की नीतियों पे सोसाइटी चल रही है, उसके साथ, उस वायलेंस के साथ बनना चाहते हैं या उस सिस्टम के खिलाफ जाकर कुछ नया करने की भी इच्छा रखते हैं। तो ये एक हमने जो एक पैराग्राफ रीड किया उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सी बातें आई है, तो ये सारी बातें जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आगे जाके क्वेश्चंस के आंसर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन से पूछी जाएंगी जिनके ये आंसर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस लेसन को रीड करें और इसके हार्ड वर्ड्स भी लिख लें। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हम क्रिया विशेषण जो टॉपिक हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ आवश्यकता और महत्व के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद आवश्यकता महत्व के बाद क्रिया विशेषण के प्रकारों के बारे में देखेंगे। इससे पहले क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्या है, प्रकार तो बात की चीज़ है, जो पहले क्या है, आवश्यकता क्यों है। तो क्रिया विशेषण की आवश्यकता के बारे में देखें तो पहले हमने देखा था एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है ना। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की आवश्यकता बताता है। हमारा दूसरा जो नियम है वह बताता है कि क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। अब स्वीकृति बताते हैं तो जैसे यहां क्रिया की स्वीकृति, अब यहां शब्द देखें, हाँ जाओ। जैसे आपने प्रश्न किया सर से कि क्या मैं घर जा सकता हूं, तो आपसे कहा कि हाँ, तो इससे ही जो हाँ है, अब ये तो क्रिया हो गई हमारी,
अब क्रिया है तो इस क्रिया की विशेषता कैसी है, यहाँ आपको बताया है जाओ, तो यहाँ क्रिया की विशेषता ये हमारा जो हास जो शब्द है वह क्या होगा, हमारा क्रिया विशेषण होगा। तो स्वीकृति, जहाँ पर क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं तो वहाँ क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा हमारा है क्रिया की निषेधता। तीसरा क्या है, निषेधता। निषेधता प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अब निषेधता प्रकट करते हैं, अब निषेधता प्रकट करना अर्थात मना करना। अब निषेधता जैसे मत जाओ, मत जाओ। अब यहां जाना हमारी क्या है, क्रिया है, ठीक है। और ये मत जो शब्द है, मत करता न मना करने के लिए, और जो मत जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम चले नियम नंबर 4, जो क्रिया की स्वीकृति के बाद निश्चितता। अब चौथा जो है वह क्रिया के निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चितता, क्रिया की निश्चितता का बोध कराते हैं। अब क्रिया की निश्चितता का बोध, जैसे आज वर्षा जरूर आएगी। उदाहरण देखें, आज वर्षा जरूर आएगी। अब इस वाक्य में देखें तो यहां पर जो आना हमारी क्रिया है, और इसी क्रिया की विशेषता कैसी है, निश्चित है। निश्चितता बताने के लिए क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया की निश्चितता बताने के लिए जरूर जो है हमारा क्रिया विशेषण है। इसीलिए यहां पर निश्चितता बताने के लिए भी क्रिया विशेषण की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं अनिश्चितता, कभी कभी अनिश्चितता बताने के लिए भी क्रिया विशेषण की आवश्यकता होती है। अनिश्चितता, अब अनिश्चितता बताने के लिए देखें तो यहां आज वर्षा, यही उदाहरण देखें, आज वर्षा शायद आएगी। अब इसी उदाहरण से जो आएगी शब्द तो हमारी क्रिया है ही, लेकिन यहां पर निश्चितता में क्या जरूर आएगी, लेकिन यहां शायद आएगी, अनिश्चितता का बोध करवाता है, इसलिए अनिश्चिततावाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। इसके बाद हम देखें निश्चितता के बाद अनिश्चितता। नंबर 6, क्रिया के होने का समय बताना। अब क्रिया के होने का समय बताना। कौन बता, इसी में भी क्रिया के समय बताना भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मोहन, समय अर्थात अवधि है ना, ध्यान रखना। मोहन 2 घंटे पढ़ता है। अब यहां पर मोहन तो करता हो गया, पढ़ना हमारी क्रिया हो गई, और क्रिया की कितने घंटे, 2 घंटे। क्रिया की विशेषता कितने घंटे, 2 घंटे, तो क्रिया की क्या हो गई, विशेषता। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहां क्रिया विशेषण क्रिया के समय बता दिया, जैसे 2 बजे उठता है, इसी साथ जैसे श्याम 2 बजे उठता है, तो ये भी उठना क्रिया होगी। 2 बजे हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है।
अब यहाँ इन दोनों उदाहरणों में क्रिया के होने का समय, समय अर्थात अवधि, जब समय और अवधि बताई जाती है क्रिया की तो समझ लो कि वहाँ पर जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय और स्थिति, समय और अवधि बताने के लिए भी क्रिया विशेषण की आवश्यकता और महत्व है। अब आगे देखें हम नंबर 7, क्रिया का स्थान बताना। क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान बताना। यहां तो समय था, अब है क्या, क्रिया के होने का स्थान जहां बताया जाता है वहां पर भी क्या होता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे यहां स्थान बताने के लिए हम आगे देखें तो मोहन, उदाहरण देखें, मोहन छत पर खड़ा है। मोहन छत पर खड़ा है। ठीक, तो मोहन छत पर खड़ा है, तो इसमें देखें तो ये हमारा क्या है, अब यहां छत क्या है, हमारा संज्ञा है ना, स्थान है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब यहां जो छत पर हमारा क्या है, कारक है। पूरा शब्द देखें, अधिकरण कारक में आता है, मोहन करता है, खड़ा हमारी क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर खड़ा क्रिया है, मोहन करता है, तो यहां स्थानवाचक है ना, स्थान का बोध करा रहे हैं तो स्थानवाचक हुआ, जो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक। तो मूल बात यह है, जो कारक होते हैं, जो हमारे कारक होते हैं वही अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्थानवाचक ही क्या है, अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द ही क्या है, अधिकरण कारक हैं। तो अविकारी शब्द होते हैं वही अधिकरण कारक होते हैं। इस प्रकार जो ये दिया गया है, अविकारी जो शब्द होते हैं ना, यहाँ बात कर रहे थे स्थानवाचक, और स्थानवाचक जो है वह अविकारी शब्द में अविकारी शब्द हैं, तो अविकारी शब्द जो होते हैं वही अधिकरण कारक होते हैं, है ना। अधिकरण कारक कौन से होते हैं, अविकारी जो शब्द होते हैं वही अधिकरण कारक होते हैं। जो आज हम इनके जो भी रूप परिवर्तन थे, इनकी आवश्यकता क्या क्या है, इन सब प्रकारों से अविकारी शब्दों के हमारे क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का बोध, इन सब बताने के लिए क्रिया विशेषण की आवश्यकता है। धन्यवाद। सुप्रभातम छात्रों। वैसे आप सब जानते हो कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो हर वर्ष की भांति अपन इस वर्ष भी आमने सामने रूबरू नहीं हो पाए, तो इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपन संस्कृत भाषा का अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन पहला पाठ शुरू करते हैं। तो सब अपनी अपनी संस्कृत स्पंदना निकालो और प्रथम पाठ देखो। प्रथमः पाठ सुरभारती। प्रथम पाठ सुरभारती। जय सुरभारती। सुर का मतलब होता है वाणी, भारती का मतलब होता है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती आपकी जय हो, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, आपका मंगल हो। इस तरह से इस पाठ का प्रसंग है। तो अब अपन शुरू करेंगे। प्रथम पाठ का प्रसंग देखेंगे कि वाणी वंदना नीति अयम सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंग वेगन डॉक्टर हरिरामाचार्यण विरचिता वर्तता 1666 तम ईस्वी वर्षे रचिता। ये वाणी वंदना ये गीत है, सुर भारती एक गीत है, ये बड़ा सरल सरस है। सरस्वती वंदना इस गीत की रचना कवि पुंग वेगन डॉक्टर हरिराम आचार्यन द्वारा रचित 1666 ईस्वी में बसंत बहार राग के निबद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ से यह संकलित है। यह गीत
हाँ संकलित हैं। लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुत कवे आद्या गीति रचना आसीत। यह गीत वस्तुत पूरे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसका प्रसार भी हुआ और प्रचार भी हुआ। या ही बहुत्र प्रकाशिता, ये बहुत ही प्रकाशित हुआ। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता प्रचारिता च, यह आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बहुत प्रकाशित भी हुआ और प्रचारित भी हुआ। तो पाठ का नाम है जय सुर भारती। अब देखेंगे ये गीत हैं, तो पहला पद्य देखेंगे ये, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। हे माँ भगवती, भगवती का मतलब होता है माँ सरस्वती, भारती का मतलब भी होता है माँ सरस्वती। हे माँ सरस्वती, भगवती माँ सरस्वती, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। तव चरणों प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरणों, चरणों का मतलब दोनों पैर, तव चरणों प्रणमाम, हम सब आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शब्दारूपी ब्रह्ममय हो तुम, शब्दों को देने वाली हो, शब्दों वापस। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, वागीश्वरी का मतलब भी माँ सरस्वती। नाद ब्रह्म, शब्दों की ब्रह्मामयी हो, वागीश्वरी वीणा की देवी हो। शरणम ते गच्छाम, ते का मतलब हम सब, वे सब, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब पूरा इसका भावार्थ देखो एक साथ कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। हे माँ सरस्वती, माँ भगवती, सुरों की देवी, वीणा की देवी माँ सरस्वती, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। इस तरह से ये दूसरा पद्य देखो कि त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। त्वम असि शरण्या, तुम सबकी शरणदात्री हो, तुम सबकी शरणदात्री हो। त्रिभुवन धन्या, और तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सबकी शरण, सबको शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सूर मुनि वंदित चरणा, देवता और ऋषि मुनि भी आपकी चरणों की वंदना करते हैं। सूर का मतलब देवता, मुनि का मतलब ऋषि मुनि। सूर, देवता, मुनि, ऋषि मुनि सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों से मधुर हो। 9 रस हैं, श्रृंगार, वीर, विभत्स, हास्य, करुण, रौद्र, इस तरह से 9 रस हैं। 9 रसों से युक्त हो और कविता से मुखरित हो। हमेशा माँ सरस्वती की कविता ही होती हैं, इसलिए हे माँ सरस्वती आप 9 रसों से युक्त हो और कविता से मुखरित हो, हमेशा कविता से ही आप मुखरित होती हो। स्मित रुचि रुचिराभमा, स्मित रुचि रुचिराभमा, आपकी हंसी इस मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। स्मित रुचि मतलब ऐसी आपकी हंसी है कि जैसे मानो आपने कोई एक आभूषण धारण किया हो। स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित हंसी रूपी आभूषण से सुशोभित होने वाली माँ सरस्वती आपकी जय हो, आपकी हम वंदना करते हैं। तीसरा पद्य देखो, आसीना भव मानस हंसे, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद का मतलब होता है चमेली, तुहिन का मतलब होता है बर्फ, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, धवल का मतलब होता है श्वेत। कुंद तुहिन शशि धवले, आप चमेली के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान श्वेत, शुद्ध हो, स्वच्छ हो। जड़ हरता कुरुबोधि विकार, और जड़ का मतलब जड़ता का मतलब होता है अज्ञानता। आप अज्ञानता का हरण करने वाली हो और बुद्धि का विकास देने वाली हो। हे माँ सरस्वती आप हमारी जड़ता को हरण करने वाली हो और बौद्धि विकासम, बुद्धि का विकास करने वाली हो। सित पंकज तनु विमले, और एक सित पंकज का मतलब होता है पुंडरीक, श्वेत कमल, कमल का पर्यायवाची है। सित पंकज का मतलब श्वेत कमल, जिसको पुंडरीक भी कहते हैं। सित पंकज तनु विमले, और श्वेत पंकज के समान, कमल के समान आप शुद्ध और बिल्कुल निर्मल हो। आपकी हम सब वंदना करते हैं।
ललित कलामयी ज्ञान विभावी, ललित निम्न निम्न कलाओं से युक्त हो और ज्ञान की तुम अधिष्ठात्री हो, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त हो और ज्ञान से तुम भी युक्त हो। वीणा पुस्तक धारणी, और वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। हे माँ सरस्वती, निम्न निम्न कलाओं से युक्त हो, ज्ञान से भी युक्त हो, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरास्तन्नो तव पद कमनी, मति का मतलब बुद्धि, तव का मतलब तुम्हारे पद, कमल का मतलब होता है कमल। मतिरास्तन्नो तव पद कमले, हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। हमारी बुद्धि, हम सब प्रार्थना करते हैं, हे माँ सरस्वती हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में स्थिर रहे, यानी आपके चरण में हमारी बुद्धि रहे और आप हमको समय समय पर ज्ञान रूपी अज्ञानता को हरण करो और ज्ञान का प्रकाश दो। ऐ कुंठा विषहरणी, और कुंठा का मतलब भी होता है अज्ञानता, अज्ञानता जड़ता। ऐ कुंठा विषहरणी, और आप अज्ञानता और विष को हरण करने वाली हो। जय जय हे भगवती सुरभारती तब चरणों प्रणमम, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 9 अपना चल रहा है। फिजिक्स स्टार्ट की थी अपन ने, लेसन 9 पढ़ रहे थे, उसके अंदर प्रकाश का लेसन हमने स्टार्ट किया था। लाइट है ना, प्रकाश को क्या था, लाइट के नाम से इसे हमने इंडिकेट किया था। पार्ट नंबर 3 है आज, और इसके अंतर्गत अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कुछ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। आज जो अपन पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, जो पिछली क्लास में लिख ली थी अपन ने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अपन पढ़ेंगे अभी, है ना, और प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, डेफिनेशन ऑफ सम स्फेरिकल मिरर्स पॉइंट्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये कुछ चीजें आज अपन डिस्कशन करेंगे, तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, डेफिनेशन, इमेज, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह पॉइंट्स जो आएंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन जो थी वो अपनी कंप्लीट हो गई थी, अभी लिख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने आपको बता दिया था कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप थे, 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन। एक कौन सा था, रेगुलर, और एक था इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। इरेगुलर को क्या बोल सकते हैं आप, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, और इरेगुलर डिफ्यूज को क्या बोलेंगे, विसरित या अनियमित। विसरित या अनियमित, दोनों नाम लिख सकते हैं आप, है ना। इंग्लिश वाले आप रेगुलर लिखेंगे, डिफ्यूज लिखेंगे, हिंदी वाले नियमित और विसरित लिखेंगे। नियमित विसरित क्या होता है, या रेगुलर इरेगुलर डिफ्यूज्ड क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। फिर भी कुछ जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो नहीं देख पाया, वैसे तो वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपके जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो सरफेस है आपका, जहां से लाइट टकरा के यानी स्ट्राइक होके लाइट जो बाउंसिंग बैक होगी वो उसी एंगल से हो रही है, तो दैट इज मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। और इसका जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस होगा, और इरेगुलर डिफ्यूज में क्या होगा, उसका जो सरफेस होगा वो जिगजैग सरफेस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, रफ सरफेस, जिसको क्या बोलेंगे अपन, रफ सरफेस भी कह सकते हैं। तो beam of light comes and contact with a rough surface and bouncing back in a different direction known as irregular or a diffused reflection. And regular reflection, the reflection in which a beam of light strike in a plane or a smooth surface and bouncing back in a same angle known as regular reflection, like this. Okay, what is the means of regular reflection? A beam of light strike in a plane surface and bouncing back in a same direction and a same angle known as regular reflection means नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जब एक प्रकाश की किरण
किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होगी और टकराने के बाद उसी कोण से मुड़ेगी, उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स डेफिनेशन क्या होगी? अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक इन ऑन अ प्लेन सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन सेम एंगल नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। A beam of light strike on rough surface and bouncing back in a different direction or a different angle known as diffused refraction. क्लियर? तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शन थे आपको, जिसे नियमित या विसरित कहेंगे या रेगुलर या डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड को आप इरेगुलर भी कह सकते हैं। तो ये आपके दो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। अब अपन कुछ प्लेन मिरर की बात कर लें, समतल दर्पण की बात कर लें, या इसके लॉ की बात करें। इसके अंदर लॉ क्या थे वो समझ लो आप। ये जो लाइट जो टकराएगी आने वाली, जैसे मान लो सन से लाइट आ रही है, लाइट की बीम आ रही है ना। लाइट में बीम बहुत सारी होती है, रेज बहुत सारी होती हैं। अब उसमें से कुछ रे टकराई कहां पे? प्लेन सरफेस पे। तो सेम एंगल से जा रही है, आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। जाने वाली को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और परावर्तित किरण। ठीक है। और बीच में आपतित और परावर्तित जहां मिल रही है, समतल दर्पण पे जिस बिंदु पर मिल रही है उसको मान ले लिया, ओ नाम दे दिया अपन ने। यहां से एक लाइन बीच में इनको दोनों एंगल को बराबर बांटेगी। किसको? इन दो लाइन को बराबर बराबर बांटने का काम करेगी ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और ये जो लाइन डिवाइड करेगी उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिलंब। ये अभिलंब क्या करेगा? आपतित और परावर्तित किरण के बीच में दो एंगल का बनाने का काम करेगा। तो एंगल एक ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण का क्या नाम कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे नॉन एज इंसिडेंट एंगल। और क्या बोलेंगे? एंगल आई। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉन एज एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण। परावर्तित किरण से बनेगा परावर्तित कोण और आपतित किरण से बनेगा आपतन कोण। क्लियर? अब जब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अपन, नियमित परावर्तन की बात करेंगे, तो नियमित परावर्तन में कौन होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब डिफ्यूज्ड एंगल की बात करेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो डिफ्यूज्ड में अपने डेफिनेशन क्या लिखी थी? अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ रफ सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन और ए डिफरेंट एंगल। अब इसमें बना अभिलंब, ये अपन ने नॉर्मल रे बना दिया। अब इसमें देखो एक एंगल कहां जा रहा है, एक एंगल कहां जा रहा है। तो इनके बीच में एक रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई और एंगल आर ही होगा, क्योंकि नेम तो वही है, लेकिन एंगल का जो मेजरमेंट है वो दोनों का इक्वल नहीं होगा। किसमें? इरेगुलर में। तो इरेगुलर में क्या लिखेंगे? एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या है? इस रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, परावर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम कहलाते हैं। ये तो का फर्स्ट। और दूसरा क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे मीट ऑन सेम लाइन। ठीक है, एक ही जगह पे आके मिलेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे आके मिलते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या होगी? दोनों के एंगल समान होंगे। नियमित की बात कर रहा हूं, रेगुलर की बात कर रहा हूं। तो दोनों के एंगल समान होंगे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे का एक ही जगह पे आके मिलेंगे ना, मीट ऑन अ सेम प्लेन। डिफ्यूज रे की बात करेंगे क्या? दूसरी बात तो दोनों में समान होगी, क्योंकि दोनों में या तीनों चीजें एक ही जगह पे आके मिल रही है। इसमें मिल रही है तो इसमें भी मिल रही है, लेकिन एंगल अलग अलग है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात अलग होगी, वो कौन सी होगी? दोनों एंगल की। बहुत एंगल आर डिफरेंट बिटवीन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये परावर्तन के लॉ थे, रिफ्लेक्शन के लॉ थे।
थोड़ा रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम इस तरह से आपको बना देना है, एक में रफ सरफेस बनाना है, एक में प्लेन सरफेस बनाना है। क्लियर? अब अपन बात करेंगे कुछ प्लेन सरफेस के बारे में, कुछ ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक इन्वर्जन आता है जिसे आप बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन। अब जब आप प्लेन मिरर में जाते हैं, प्लेन मिरर बनता कैसे मैं आपको समझा दूं। जैसे आप किसी कांच को देख रहे हैं, दर्पण में देखते हैं ना, आप अपना चेहरा देख लेंगे, सुबह उठते ही पहला काम ये करते हैं। तो जब भी आप प्लेन मिरर में देखते हैं, ऑल मिरर आर इक्वल बट प्लेन मिरर इज मेड बाय अ पॉलिश्ड बाय सिल्वर और एल्यूमिनियम। इसके ऊपर क्या कर देते हैं? सिल्वर और एल्यूमिनियम से पॉलिश्ड कर देते हैं किसी एक सरफेस को। मान लो जैसे ये कांच, अपनी खिड़कियों वाला जो कांच होता है जिसके अंदर आप आर पार देख सकते हैं ना, जो आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास कहलाते हैं ना, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को आप अगर अपना फेस देखने वाला ग्लास बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या कर देते हैं? एक सरफेस की तरफ आप पॉलिश कर दो, किसकी? एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग कर दो। तो कोटिंग करने से क्या होगा कि पीछे का जो सरफेस होगा वो छुप जाएगा और आगे का सरफेस होगा जो खुल जाएगा। तो आपके एक सरफेस की वजह से क्या होगा? पीछे की लाइट पास नहीं हो पाएगी। अब वो क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट को या ओपेक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपके ट्रांसपेरेंट वाली बातें थी जिसमें लाइट आर पार जा रही थी, वो तो अब बंद हो गई। अब क्या बची? सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया वो, क्योंकि इसके अंदर लाइट पार में नहीं जा सकती। इसी वजह से क्या होगा, जब आप इसके सामने फ्रंट में खड़े रहेंगे तो आपको अपना फेस नजर आया। क्यों? क्योंकि लाइट आपकी उस ग्लास के अंदर एंटर करके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और आपके रेटिना के अंदर एंटर कर पा रही है, इसीलिए आप उसके अंदर देख पा रहे हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर में जब भी कोई चीज बनती है, जब भी आप अपना इमेज देखते हैं, वो इमेज सारे क्या होते हैं? वर्चुअल इमेज कहलाते हैं। रियल इमेज नहीं बनते, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेंगे जब आप प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे। आभासी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको आप रियली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो वाकई में नहीं मिल सकता। जैसे ही हम ग्लास से हटे, हमारी इमेज भी हट जाएगी। कोई थर्ड पर्सन आगे खड़ा हुआ, कोई सेकेंडरी पर्सन खड़ा हुआ, उनकी इमेज वहां प्रिपेयर हो जाएगी, तो वो परमानेंट नहीं होती, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। एक क्या होती है? रियल इमेज। अभी अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज क्या होती है उसको पढ़ना है आपने को। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरह की इमेज होती है। वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, रियल को बोलते हैं वास्तविक। तो जिनको पर्दे पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आपके लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन क्या बन गई? जब आप किसी प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो आपका राइट पार्ट लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट पार्ट राइट दिखाई देता है। तो आपका दायां भाग बायां और बायां दायां दिखाई देता है। इसी को आप पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, वो उसका अल्फाबेटिक जो सिस्टम होता है वो बाएं से दाएं ना होकर दाएं से बाएं होता है ना। अपन यूं नहीं लिखते, कॉपी में यूं लिखते हैं ना, लेकिन वो उर्दू जैसे लिखा होता है ना, उस तरह से लिखा होता है। तो इसीलिए उसका नाम इस तरह से बना हुआ है। तो उसको साइड ग्लास में जब देखोगे आप, साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में देखोगे, उस मिरर में देखने पर क्या होता है? वो आपका एम्बुलेंस लिखा हुआ सही दिखता है। तो कारण ही इसका यही है कि वो आपको साइड से देखने पर ही सीधा दिखाई देगा। तो ये आपके पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन हो गई। अब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होती है, अपन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ डेफिनेशन के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर। गुड मॉर्निंग। अध्याय 2 चल रहा है, भाग 16। महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन पढ़ लिए, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं बीकानेर के राय सिंह 1574 से 1612। अब देखो इनमें खासियत ये है कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन, इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भले जंगलों में रहे, भटकते रहे, ठीक है, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। पर बीकानेर के राय सिंह है, जिन्हों वह और उनके पिता कल्याण राठौड़
इन्होंने अकबर की 1570 में, जो अपन ने पहले पढ़ा था, नागौर में जब दरबार लगा था, वहाँ जाकर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इन्होंने राय सिंह अकबर की सेना में रहकर कार्य किया, और क्या कार्य किया है जो अपन पढ़ेंगे, क्या उपलब्धि है उनके बारे में। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था, उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी। ये सब लमसम ही है। 1570 में लगे नागौर के दरबार में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। सर्वप्रथम अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकारी बनाया। वही चंद्रसेन को हटाकर जब 70 में नागौर का दरबार हुआ तो वहां से चले गए थे, तो राय सिंह को 1572 में जोधपुर का अधिकार उनको दे दिया था। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कंठोली नामक गांव में उसका दमन किया था। सिरोही के देवड़ा, सुरतान और बीजा देवड़ा के मध्य जो अनबन हुई थी, उसका भी बीच में जाकर इन्होंने सुलझाना किया था, और सुल्तान को सिरोही से निकाल दिया और बीजा देवड़ा को वहां का शासक बनाया था। परंतु बाद में महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को वह जागीर दे दी गई थी, जो क्षेत्र था वो दे दिया था। फिर बाद में सुल्तान ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और सिरोही पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना के जाते ही आक्रमण कर दिया था। कुछ मुगल सेना थी, परंतु मुख्य जो मुगल सेना थी वो चली गई थी। उसके बाद इन्होंने, सुल्तान ने मुगल सेना के जाने के बाद वहां पर आक्रमण कर दिया, जिसे दत्तानी के युद्ध 1583 में दत्तानी नामक स्थान का है, जिसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, दत्तानी का युद्ध, ठीक है ना। दत्तानी का युद्ध किसके मध्य हुआ तो कह सकते हैं सुल्तान और जगमाल के मध्य हुआ था। जगमाल कौन था? जो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को सौतेला भाई था, उसको दे दिया था, वह क्षेत्र था। मध्य युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा गया और सुल्तान शासक बन गया था। ठीक है, ये यहाँ हो गया। इधर अपन बात करते हैं, अकबर राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। जूनागढ़ जो बीकानेर के पास का क्षेत्र है, जूनागढ़ जो किला भी है वहां पर, वह क्षेत्र उसे दे दिया गया। उसे 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई थी। अगर कहें कि राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने दी थी। यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देनी है। 1604 ईस्वी में राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये भी अंडरलाइन कर देना इंपॉर्टेंट है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बोधिनी नामक टीका भी लिखी। यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है। फिर है कर्म चंद्र वंशोकीर्तन काव्य प्रबंध राय सिंह राजेंद्र, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। ये किताबों के जो नाम है उस पर अंडरलाइन अपने को करनी है। फिर है राय सिंह के शासनकाल में ही बीकानेर में अकाल पड़ा था, जहां पर जिसमें राय सिंह ने जगह जगह पर 17 वध खोले गए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत भी राय सिंह के काल में ही शुरू हुई थी। यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे। राय सिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत के एक स्थान बुरहानपुर 21 जनवरी 1662 ईस्वी में हुई। राय सिंह के दक्षिणी भारत में एक स्थान पर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जहाँ पर उसे एक फोक का पौधा नजर आया जो रेगिस्तान में होता था, वो दक्षिण में देखने के बाद राय सिंह वहां पर उससे लिपट गया था। बस अपने को ये यहाँ याद रखना है कि राय सिंह की मृत्यु लास्ट दक्षिणी भारत में बुरहानपुर के 21 जनवरी 1662 ईस्वी में हो। अब है सवाई जय सिंह, या जिसे जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जय सिंह प्रथम भी है, परंतु अपन इसमें केवल ये दे रखा है सवाई जय सिंह। इससे पहले था मिर्जा राजा जय सिंह, जो जय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। यह है सवाई जय सिंह, जो जय सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।